गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम रिवीजन करेंगे ग्रामर के चैप्टर क्रिया और काल का। अभी जस्ट कुछ रोज पहले आपने क्रिया और काल के बारे में हमने पढ़ा था, उसी चैप्टर को हम फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्रिया की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्रिया होती क्या है? क्रिया किसी भी काम के करने या होने की या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का करना या होना जिससे पता चले या किसी व्यक्ति या वस्तु के होने की स्थिति का पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर व्यक्ति और वस्तु के होने की स्थिति क्या है? जैसे कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है, वो वाक्य हमेशा क्रिया से ही पूर्ण होता है, बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ये पता नहीं चलता कि इस वाक्य में क्रिया कहाँ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह लड़का है, ये एक वाक्य है, यह लड़का है। इस वाक्य में आपको क्रिया बतानी है, तो आप क्रिया क्या बताएंगे? क्या इस वाक्य में क्रिया है? और है तो फिर क्या है? तो जैसे कि डेफिनेशन में बताया, लड़का, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के होने की स्थिति का पता चले या किसी काम के होने का पता चले, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे लड़का, यह लड़का है, तो लड़के के होने की स्थिति का पता चल रहा है कि ये लड़का है। हमें इसके बारे में ये पता चलता है कि इसकी जाति क्या है? लड़का है। तो ये होना ही है, ये व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो उसकी विशेष जानकारी मिल रही है, उसके होने की कि वो उस रूप में है, वो भी आपका क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो इस तरह के वाक्य में हमें क्रिया क्या है? कि किसी चीज के होने की स्थिति का जो पता चल रहा है, वो ही क्रिया का रूप होता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। वैसे सेंटेंस में आप आगे अलग अलग जो पार्ट होते हैं, उसमें अनेक चीजें प्रयोग की जाती हैं। कंजक्शन भी होते हैं, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। बट जो नेसेसरी दो चीजें हैं, वो दो आवश्यक चीजें हैं, वो क्या होती हैं? एक कर्ता और एक क्रिया। तो यहाँ पे यह लड़का है, इसमें क्रिया क्या है? उसके होने की स्थिति का पता चल रहा है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के होने की स्थिति का पता चले या किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, इस वाक्य में देखिए, ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, तो यहाँ पे दौड़ना क्या है? क्रिया है। दौड़ रही है, ये क्या हो रहा है? ट्रेन के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। तो जिससे किसी कार्य के होने की स्थिति का पता चले, वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब क्रिया के भेद, उसके बाद आती है धातु। क्रिया के भेद से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, धातु क्या होती है? धातु क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। यानी कि जिससे क्रिया बनती है, उस शब्द का जो मूल होता है, जहां से वो शब्द उत्पन्न होता है, उस मूल अंश को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ रही है, तो दौड़ जो है वो धातु है, और इससे दौड़ना शब्द बनेगा, ये क्या है? क्रिया बन जाएगी। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, जिससे क्रिया शब्द बनता है। जैसे धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जैसे आपका पट है, ये धातु है, पट से क्रिया मिलेगी
थे आपके क्रिया के रूप बन गए। और इसमें लिख और पढ़ जो क्या है वो क्रिया के मूल अंश हैं, मूल धातु हैं। तो क्रिया का जो मूल अंश होता है जिससे ये अलग अलग रूप में हो जाएंगे, आपके क्रिया के रूप जो होंगे वो अलग अलग रूप में हो जाएंगे। जैसे दौड़ता, दौड़ती, दौड़ रहे हैं, दौड़ रही हैं, दौड़ेंगे, ये तो इनके रूप परिवर्तित होते रहेंगे। लेकिन इसमें दौड़ जो शब्द है वो मुख्य रहेगा और उसी को हम अलग अलग तरीके से परिवर्तन करके प्रयोग करेंगे। तो जो दौड़ मूल शब्द रहेगा वो आपका क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्लियर? धातु और क्रिया दोनों की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं और किसी भी व्यक्ति वस्तु के होने की स्थिति या किसी कार्य के होने के बारे में पता चले वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। अब आ जाइए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया के दो आधार पर भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, एक कर्म के आधार पे और एक संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पे क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं? दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के आधार पे कितने भेद होते हैं भाई? दो होते हैं। कौन कौन से? एक मिनट देखिए। कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है आपका अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, ये अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे अकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता या जो क्रियाएं कर्म से रहित होती हैं वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह सोता है, वह सोता है, इसमें क्या है? वह करता है और सोता क्या है? क्रिया है, तो कर्म नहीं है। तो जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है या कर्म की अपेक्षा भी नहीं होती है वो क्रियाएं क्या होती हैं? आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरी है आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा होती है, अपेक्षा मतलब जरूरत होती है, और जिन क्रियाओं में कर्म होता है वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ क्या या किसको लगाने से जिसमें प्रश्न बनता हो और उस प्रश्न के उत्तर में जो आएगा वो क्या होगा? आपका कर्म होगा। तो किसी भी वाक्य में हम क्या या किसको लगाते हैं और एक प्रश्न बनता है क्या या किसको से, तो वहां पे क्रिया क्या होगी? आपकी सकर्मक क्रिया होगी। तो डेफिनेशन क्या हुई कि जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है या जिन क्रियाओं में क्या या किसको लगाने से प्रश्न बनता है वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सकर्मक कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
राम ने रावण को मारा। अब हम कैसे पता लगाएं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? तो पहचान हमने क्या बताई थी कि जहां जिस वाक्य में क्या से या किसको से प्रश्न बने तो उसके उत्तर में जो आएगा वो कर्म होता है। तो इस वाक्य को आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए तो क्या बनेगा ये, राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, प्रश्न किससे बना, किसको से। और डेफिनेशन क्या कहती है कि जहां क्या या किसको से प्रश्न बने वहां पे वाक्य, वहां पे क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। तो इसमें किसको से प्रश्न बना मतलब क्रिया सकर्मक है। ऊपर वाले में प्रश्न किसको से नहीं बनेगा, किससे बनेगा, कौन। तो कौन तो क्या होता है, कर्ता होता है, वहां पे कर्म है नहीं, तो फिर वो क्रिया क्या आपकी सकर्मक अकर्मक है। जहां क्या या किसको से प्रश्न बने वो क्रिया होती है सकर्मक, और जहां कर्म नहीं होता है या कौन से प्रश्न बनता है, क्या या किसको से प्रश्न नहीं बनता है, वहां पे क्रिया होती है अकर्मक। ओके, ये था आपका कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब क्रिया में भी सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं कि सकर्मक क्रिया में भी कहीं पर एक ही कर्म होता है, कहीं दो कर्म हो जाते हैं। तो सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। ये क्या होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है वो होती हैं एक कर्मक। जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था कि राम ने रावण को मारा, इसमें कर्म कितने हैं, एक है रावण, राम ने रावण को मारा। तो जहां एक ही कर्म होता है वहां पे क्रिया क्या होती है, एक कर्मक। और जहां पे एक से अधिक कर्म होते हैं यानी कि दो कर्म होते हैं वहां पे क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक। तो द्विकर्मक का उदाहरण आपको क्या देना है, अध्यापक ने, द्विकर्मक का है ये, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। अब हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक है? तो सबसे पहले वही मेथड आपको यूज करना है कि क्रिया को सबसे पहले तो ये जानना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो उसकी पहचान हम किससे करेंगे, क्या या किसको से प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न बनाओ तो क्या बनेगा, अध्यापक ने किसको क्या दी, अध्यापक ने किसको क्या दी। जहां किसको से प्रश्न बनेगा वो सजीव कर्म होता है और जहां क्या से प्रश्न बनेगा वो निर्जीव कर्म होता है। एक क्रिया में दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया में कौन सा, एक तो यहाँ पे छात्र कर्म हो गया, दूसरा यहाँ पे पुस्तक कर्म हो गई। तो जहां पे दो कर्म होते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, द्विकर्मक कहलाती है। और द्विकर्मक क्रिया में भी क्या होता है, इनमें एक सजीव कर्म होता है और एक निर्जीव कर्म होता है। छात्र जो है वो क्या है, सजीव कर्म है, और पुस्तक जो है वो क्या है, निर्जीव कर्म है। जहां किसको से प्रश्न बनेगा, अब आपको ये भी थोड़ा सी कंफ्यूजन रहेगी कि सर हम सजीव निर्जीव किसको माने। तो मोस्टली अधिकतर ज्यादातर क्या होता है कि किसको से जहां प्रश्न बनेगा वो आपका सजीव कर्म होगा, और जहां क्या से प्रश्न बनेगा वो आपका क्या होगा, निर्जीव कर्म होगा। ओके, तो ये है आपकी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक। और सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद।
एक चीज और रह गई कि अकर्मक से सकर्मक कैसे बनाएं और सकर्मक से अकर्मक कैसे बनाएं। सकर्मक से अकर्मक कैसे बनाएं। अब देखो, सकर्मक से अकर्मक बनाना और अकर्मक से सकर्मक बनाना, तो पहले सबसे पहले तो ये चीज आप डेफिनेट समझ लें कि कोई चीज अपने आप होती है, कोई चीज अपने आप होती है वो अकर्मक होती है, और किसी चीज को किया जाता है वो क्या होती है, सकर्मक होती है। ठीक है, जैसे हम किसी मतलब आलू उबल रहे हैं, आलू उबल रहे हैं, तो आलू स्वतः उबल रहे हैं तो क्या है, क्रिया अकर्मक रहे है। और आलू को उबाला जा रहा है तो उबालने का कार्य कोई और कर रहा है तो क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, सकर्मक हो जाएगी। ये आप आगे जब रचना के आधार पे पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि रचना के आधार पे एक क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया, कि जब कोई कार्य स्वयं करता है करता तब तो क्रिया क्या होती है, सामान्य होती है, और जब किसी के द्वारा करवाया जाता है किसी को प्रेरित करके तो क्रिया प्रेरणार्थक हो जाती है। तो यहाँ पे जगना अपने आप जगता है, वह सुबह जग जाता है और उसे जो सुबह जगाया जाता है। तो जो जगना है वो अकर्मक है और जगाना है वो सकर्मक है। ठीक है, उठना है ऐसे ही अकर्मक से सकर्मक, अकर्मक क्रिया से सकर्मक बनाना, सकर्मक बनाना। जैसे जगना से क्या बनेगा, जगाना। उठना, उठाना। ऐसे ही चलना, चलाना। उबलना, उबालना। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। सुनना, सुनाना। निकलना, निकालना। हारना, हराना। तो ये जो शब्द है ये सकर्मक से अकर्मक। अब हराना से आपको अकर्मक बनानी है तो क्या बन जाएगा, हारना। इस तरह से आपको सकर्मक से अकर्मक और अकर्मक से सकर्मक क्रियाएं बनानी है। ये था आपका कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अगला भेद है आपका प्रयोग के आधार पे, प्रयोग रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। प्रयोग एवं रचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं भाई, 5 भेद होते हैं। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आती है आपकी सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, इसमें क्या होता है, सामान्य क्रिया में क्या होता है भाई, इसमें एक ही क्रिया होती है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वो क्या होता है, सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह गया, वह गया, यहाँ पे एक ही क्रिया है गया, तो वो क्या हो गया, आपकी सामान्य क्रिया है। दूसरी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, इसमें क्या होता है, जिस क्रिया में एक से अधिक क्रियाओं को मिलाकर के प्रयोग किया गया हो और सेंस एक ही निकलती हो, वो क्रिया क्या कहलाती है, आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे
बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा दूध पी रहा है। अब यहाँ पे बच्चा दूध पी रहा है में कितनी क्रियाएं हैं, एक पीना और एक रहना। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया तो क्या है, दूध पीने की है, और रहा है जो क्रिया है वो इसके साथ प्रयोग की जा रही है। तो जहाँ पे एक से अधिक क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं वो आपका क्या होता है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। राधे ने भोजन कर लिया है। अब करना और लेना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है, करना। कर लिया है, तो ये आपकी कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। नंबर 3 पे है आपकी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया ये क्या होती है, नाम धातु क्रिया वो होती है जिसमें क्या हो, संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया बनाई जाती हो। संज्ञा या सर्वनाम से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, लात से लतियाना, त्याग से त्यागना, ये क्रियाएं क्या होती हैं, बात, लात और त्याग ये क्या है, संज्ञा है। और संज्ञाओं से जो क्रिया बनती है वो क्या कहलाती है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम से धातु बनना, नाम क्या होता है, संज्ञा होता है, और धातु क्या होती है, क्रिया होती है। तो संज्ञा शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं वो क्या कहलाती है, आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती है। उसके बाद है आपकी अगली क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक। इस क्रिया में क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या होता है, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे राधिका ने नेहा से गीत गवाया। राधिका ने नेहा से गीत गवाया। राधिका ने नेहा से गीत गवाया। तो इस वाक्य में क्या है भाई, सॉरी ये दिखाई नहीं देता होगा आपको। राधिका ने नेहा से गीत गवाया। देखो इस वाक्य में राधिका क्या है, करता है, लेकिन राधिका ने स्वयं कार्य ना करके किसको प्रेरित किया, नेहा को। और गीत गाने की जो क्रिया हुई, गवाया, गाया किसने, नेहा ने। तो जो क्रिया हुई है वो किसके द्वारा हुई है, नेहा के द्वारा। नेहा को मोटिवेट किसने किया, राधिका ने। तो जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो वो क्रिया क्या कहलाती है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ओके।
अगली क्रिया है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 5 पे है पूर्वकालिक क्रिया। इसमें क्या होता है, जिस क्रिया में, जिस वाक्य में, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया आती हो, मुख्य क्रिया से पहले कोई और क्रिया प्रयोग की जाती हो, वो क्रिया क्या कहलाती है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। अब मुख्य क्रिया तो क्या है, बच्चा सो गया, लेकिन सो गया से पहले कोई और क्रिया की गई, प्रयोग की गई है, वो क्या है, दूध पीकर। दूध तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पीकर सो गया। तो यहाँ पे जो पीकर क्रिया है ये क्या है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कि मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ये थी आपकी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। अब इसमें एक चीज और है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, कि जिन शब्दों के पीछे कर या करके लगता है, जिन शब्दों के पीछे कर या करके शब्द लगता है, वो आपकी कौन सी क्रिया हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। कर या करके लगने के बाद दूसरी क्रिया आएगी, और जहां दो क्रियाएं आती हैं और उसमें पहले वाले क्रिया के पीछे कर या करके लग जाता है, तो वो आपकी कौन सी क्रिया का उदाहरण होगा, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। तो ये था आपका क्रिया के भेद। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, और सबकी डेफिनेशन आज हमने इस चैप्टर में, इस वीडियो में रिवाइज की है। तो आशा है कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे, और फिर भी यदि कोई त्रुटि रहती है, कोई डाउट आपका रहता है, तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। इसके लिए आपको कंप्लीट चैप्टर को रीड आउट भी करना है और वीडियो को वॉच भी करना है, ढंग से अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को। एग्जाम्पल कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। रही बात काल की, तो काल में मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूं कि काल क्रिया के ऊपर ही डिपेंड होता है। काल किसे कहते हैं, काल क्रिया के होने या किए जाने वाले समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया जिस समय में होती है वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है। क्रिया के होने या किए जाने वाले समय को काल कहते हैं। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, और नंबर 3 भविष्य काल। भविष्य काल, इस टॉपिक को आप शुरू से क्लास 2nd से पढ़ते आ रहे हैं। तो काल क्या होते हैं, क्रिया के होने या किए जाने वाले समय को काल कहते हैं। और काल के कितने भेद होते हैं, जिस समय में क्रिया होती है वो ही समय उस काल का प्रतीक माना जाता है। जब क्रिया वर्तमान समय में हो रही है तो वो वर्तमान काल होता है, कोई क्रिया पहले हो चुकी है वो भूतकाल होता है, और कोई क्रिया आने वाले समय में होने वाली है वो आपका क्या होता है, भविष्य काल होता है। ये तो सिंपल सी बात थी कि काल के भेद। अब इनके भी उपभेद होते हैं, काल के भी, तीनों कालों के भी उपभेद होते हैं, उनके बारे में भी अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका भूतकाल के 6 भेद ले लेते हैं। भूतकाल क्या होता है, जो बीते हुए समय में होता है। तो भूतकाल के 6 भेद, भूतकाल के भेद कितने होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है आपका
सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, इसमें क्या होता है, किसी क्रिया का केवल भूतकाल में बीते हुए समय में होने का पता चले, वो होती है आपकी सामान्य भूतकाल की क्रिया। केवल ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हुई है, ये नहीं डेफिनेट हो कि अभी हुई है, बहुत पहले हुई है या जस्ट अभी हुई है, यानी कि केवल इतना ही पता चले कि क्रिया भूतकाल में हुई है, वो क्या कहलाता है, सामान्य भूतकाल। जैसे उदाहरण है आपका चलो आपकी बुक में इसके भेद नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी टॉपिक शुरू करने में आपको बता देता हूँ। सामान्य भूतकाल जैसे वह गया, वह गया, तो वह गया में ये क्या पता चल रहा है हमें कि बीते हुए समय में हो चुकी है, तो बीते हुए समय में हो चुकी वो क्रिया क्या कहलाती है, आपकी भूतकाल की। अब दूसरा आता है आसन्न भूतकाल, ये आपके अगली क्लास में आएंगे, तो मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आसन्न भूतकाल क्या होता है, जो समय, जो क्रिया अभी अभी पूरी हो चुकी है, यानी कि आपका इंग्लिश का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, वो इंग्लिश का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ हिंदी में आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे वहां पे आप इंग्लिश में कहते हो कि आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, यानी कि मैंने अभी अभी कार्य किया है। तो यहाँ पे उसको क्या करूँगी कि जो हिंदी में ये कहता है कि जो कोई क्रिया संपन्न हो चुकी है, मतलब उसका समय हो चुका है। तो जब कोई क्रिया संपन्न हो गई तो उसका समय भी पीछे चला गया, तो पीछे गए हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। तो इसमें बस ये स्थिति थोड़ी सी रह जाती है कि निकटतम, यानी कि कोई कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, तो वो आपका क्या कहलाता है, आसन्न भूतकाल कहलाता है। आसन्न भूतकाल, जैसे वह अभी अभी गया है, वह अभी गया है। अब अभी गया है का मतलब अभी वो कार्य पूरा हुआ है, तो जो कार्य अभी अभी जस्ट खत्म हुआ हो वो क्या कहलाता है, आपका आसन्न भूतकाल कहलाता है। तो इसके और भेद हैं, वो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अभी नहीं दे रखे हैं, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके भी 6 भेद होते हैं, उसके भी 3 भेद होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में तो आपको पढ़ाया था, लेकिन अभी आपको रिवाइज उतना ही करना है जितना आपके सिलेबस में दे रखा है। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। क्रिया और काल, इनका रिवीजन आपको करना है। एक्सरसाइज आपको फिर से करेक्शन वर्क करने के बाद सॉल्व करनी है। ओके, बाय।